हेलो एवरीवन। अगर आप जाके एक शराब की दुकान से पूछेंगे कि शराब पीना चाहिए या नहीं, तो ज़रूर बोलेगा कि शराब पीना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि वो उसका फ़ायदे भी बताएगा कि नींद अच्छी आती है, टेंशन कम हो जाता है, लाइफ का असली मज़ा शराब में ही है, वगैरह वगैरह। बट हमको खुद से ये डिसीजन लेना पड़ता है और उसके बातों में नहीं आते हैं। पर सब टाइम ऐसा नहीं होता है, स्पेशली जब जब मामला हमारे इमोशन पे जुड़े हो। घर खरीदने का फैसला जब आता है तो हम नहीं सोचते हैं एज ए फाइनेंशियली, हम सोचते हैं इमोशनली। सोचते हैं अपना एक घर होना चाहिए। सब आस पड़ोस सब में बोलते हैं कि घर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। आज हम दोनों साइड्स का डिस्कस करेंगे। घर खरीदना अच्छा है या रेंट पे रहना अच्छा है, एंड आई विल कीप ऑल द साइड्स वेरी क्लियरली एंड सो दैट वी कैन टेक द डिसीजन वाइजली। अगर आप घर खरीदने वाले हो या नहीं खरीद पाने के वजह से गिल्ट में हो, जो भी हो, ये वीडियो एंड तक देखिए। आपको डिसीजन लेने में और आपका गिल्ट कम करने में ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, यू विल बी स्टिक टू द एरिया वेयर योर हाउस इज। सो आपको उसी एरिया में रहना पड़ेगा अगर आपका घर खरीदे हैं। आपको सेकेंड पॉइंट जैसा है, यू हैव टू ट्रैवल अलोंग इफ़ योर ऑफिस लोकेशन शिफ्टेड। अगर जिस एरिया में आप हैं वहाँ से आपका ऑफिस लोकेशन कहीं शिफ्ट हो गया या आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आप जॉब चेंज कर लिए, तो उस एरिया को मूव करना पड़ेगा। और आपका किड्स का स्कूलिंग भी उस एरिया में फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर वो लोग ट्रैवल करना उनके लिए सही नहीं रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि जिसमें कि कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं जब आप रेंट पे रहते हो। जिस एरिया में है वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप घर चेंज कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट जैसा है, यू नीड टू डू द मेंटेनेंस ऑफ द हाउस। और जनरली एज पर एनालिसिस देखा गया है कि ये एनुअली 1% ऑफ द हाउस टोटल वैल्यू ऑफ द हाउस चलाता है। जैसे कि मान लो आपका घर 1 करोड़ का है तो ईयरली 1 लाख आ जाएगा। ये एवरी ईयर नहीं आएगा, पर 3 इयर्स 4 इयर्स जैसे आप पेंट वगैरह करोगे और कुछ करोगे, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का काम आ जाएगा, जो कि अराउंड 3-4 लाख का आ जाता है। और नेक्स्ट 20 इयर्स जैसे हम लोग ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और हम लोन लेके करते हैं नेक्स्ट 20 इयर्स तक हाउसिंग लोन। यदि हमारा लोन इंटरेस्ट रेट कम है, फिर भी हम लोगों को 20 इयर्स तक एक ह्यूज अमाउंट ईएमआई के तौर पे पे करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट नहीं है तो आप कुछ दूसरे बारे में सोच नहीं सकते, उसके ईएमआई के बारे में ही सोचना पड़ेगा। तो ये सब ओरिज ना आपका रेंटेड हाउस से चला जाता है, जो कि आपको ऑलवेज यू विल बी हैविंग ए सरप्लस अमाउंट इन योर हैंड फॉर इमरजेंसी। यू नो नीड टू डू द मेंटेनेंस, ऑब्वियसली ओनर विल डू दैट। और पर यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपका खुद का घर है, जो कि रेंटेड हाउस में नहीं मिलेगा। और कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे कि आपको एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाएगी वहाँ पे, और एक फिक्स्ड नाइबर्स, जो कि परमानेंट नाइबर्स आपको मिल जाएंगे। इफ यू आर इन रेंटेड हाउस, देन नाइबर्स विल बी, यू विल बी चेंजिंग योर हाउस, देन नोबडी विल बी परमानेंट नाइबर्स फॉर यू। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दैट, ट्रस्ट फैक्टर विल नॉट बी देयर दैट मच। सो ये सब एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स मिला के एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर आप नेक्स्ट सेक्शन में जो हम देखेंगे कि कैलकुलेशंस, डिफरेंट पोर्टल्स में जाके उसका कैलकुलेशंस देखेंगे, उस पर आप और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ओके। तो ये है होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर।
जहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग जान पाएंगे कि कितना ईएमआई आता है और कैसे कैलकुलेट होता है। तो जनरली हम लोग जब एक घर खरीदने के बारे में सोचते हैं तो मिनिमम 80 लाख के आसपास आ जाता है अभी। तो मैंने यहाँ पे हाउस का वैल्यू 80 लाख रखा है, और तो उसके हिसाब से डाउन पेमेंट आपको 20% देना पड़ जाएगा, जो कि 16 लाख आ गया। और 20% जाने के बाद आपको 64 लाख का लोन अमाउंट हो गया। 20 इयर्स का टाइम पीरियड दिया हूँ, और यहाँ पे जो कि करंट रेट है 8.10% वो है। तो उसी हिसाब से आपका मंथली ईएमआई आ जाता है 53,931 रुपीज़। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि हम लोग आप अगर 8.1% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो कम आएगा, पर वहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, उस पर हमको प्रिंसिपल भी पे करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन ऐसे आ जाता है। और उस पर ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट अमाउंट। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग 64 लाख का लोन अमाउंट के लिए 20 इयर्स में 65 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और ये हो गया 1,29,43,000 हो गया हमारा टोटल। आफ्टर 20 इयर्स विल बी पेइंग दिस मच। तो ये अमाउंट बहुत ही ह्यूज है, और अभी के हिसाब से वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, मैं मानता हूँ। 80 लाख का जो घर होता है, अगर उसके साथ वो लैंड भी उसके साथ एसोसिएटेड है तो उसका एप्रिसिएशन होगा कुछ 20 इयर्स के बाद, मे बी 2 करोड़ हो सकता है। पर अगर ये एक अपार्टमेंट है और फ्लैट है जहाँ पे लैंड आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एप्रिसिएशन कुछ नहीं, बस डिप्रिसिएशन होने वाला है लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। क्योंकि एक तो 20 साल का पुराना घर कोई लेने को नहीं पसंद करेगा, क्योंकि एक फ्लैट का लाइफ टाइम होता है 30 इयर्स 40 इयर्स लाइक दैट। और आपको उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपके नाइबर्स वहाँ पे रह रहे हैं नहीं, वो सब बहुत से फैक्टर्स है जो कि आपको 20-30 इयर्स के बाद सोचना पड़ेगा। नहीं तो आपको फिर से एक नया बिग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नया घर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर मैं इसी सेम वैल्यू के घर पे रेंट पे रहने जाऊँ तो मुझे कितना लगेगा? अराउंड 25,000 आ जाएगा उस पर। 25,000 वो मैं टोटल को लेके बोल रहा हूँ। 25,000 से अराउंड आ जाएगा, 25 to 30 मैक्स आ जाएगा। तो चलो लेके 30,000 पर मंथ लेके देखते हैं। तो सपोज आप 30,000 रेंट पे लेके सेम घर में शिफ्ट हुए, तो आपका जो टोटल लमसम अमाउंट है 16 लाख का, वो सेविंग हो गया। उसको आप क्या किए, एक म्यूचुअल फंड पे डाल दिए, जो कि मिनिमम 12% के आसपास देता है आपको रिटर्न। 12% से ज़्यादा आ जाता है। निफ्टी का इंडेक्स फंड में भी डालोगे तो 13% कुछ आ जाएगा। तो मैं 12% लेके चल रहा हूँ 20 इयर्स का, उसका वैल्यू हो जाता है आपका 1,54,34,000 बस का लमसम अमाउंट का। अगर हम इस पे फिर आप मंथली रेंट पे किए कितना 30,000 मंथली पे करने के बाद आपके पास कितना बचा? 30,000 का रेंट पे करने के बाद आपके पास आ गया 23,900। तो अगर मैं उस 23,900 को यहाँ पे SIP में डालूंगा 23,900 रुपीज़ 20 ईयर्स के लिए, 12% सेम इंटरेस्ट रेट पे आपका हो गया 2 करोड़ 38 लाख हो गया। अगर हम ये वैल्यू को मिला लेना और आपको देखोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा।
अब चलते हैं कि दोनों का डिफरेंस देखते हैं कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल हाउसिंग वैल्यू था 80 लाख, जिसका 20% डाउन पेमेंट हो गया 16 लाख, लोन अमाउंट रह गया 64 लाख, मंथली EMI 53,900 और यहाँ पे लोन इंटरेस्ट लिए थे हम लोग 8.1%। उसका टोटल 20 ईयर्स के बाद उसका हो जाता है 1,29,43,000। और यहाँ पे अगर उस सेम हाउस में हम लोग रेंट पे शिफ्ट हुए तो उसका वैल्यू हो रहा है लमसम जो सेविंग्स था 16 लाख, मंथली रेंट पे हो रहा है 30,000, मंथली सेविंग्स जो कि EMI माइनस रेंट है 23,900। सो लमसम का जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका 20 ईयर्स के बाद जो लमसम का 60 लाख का जो वैल्यू 16 लाख का जो वैल्यू है उसको आप जो ऐसे कोई म्यूचुअल फंड पे डालोगे तो उसका जो 20 ईयर्स के बाद वैल्यू होगा 1,54 लाख एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। रिटर्न 12%। और उसका जो SIP जो 23,900 जो सेविंग्स वैल्यू हुआ उसको अगर आप SIP करोगे हर महीने तो उसका 20 ईयर्स के बाद वैल्यू होगा 2,38,79,000। तो ये दोनों को मिला के आफ्टर 20 ईयर्स आपको आ जाएगा 3,93,13,000। ये जो अमाउंट है, क्या आप सोच रहे हो कि जो घर आप लोगे वो 20 ईयर्स के बाद उतना वैल्यू उसका होगा? अगर आप एक फैक्टर है कि आप सोच रहे होगे कि नहीं जो मंथली EMI है वो तो कांस्टेंट है पर जो रेंट कभी भी बढ़ सकता है, मे बी 10 ईयर्स के बाद ये 30,000 नहीं 40,000 से हो जाएगा, मे बी 20 ईयर्स के बाद रेंट 50,000 हो गया होगा और उस टाइम पे हमारा जॉब भी नहीं होगा, उस टाइप का अगर सोच रहे हो तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। जैसे कि आपका ये जो अमाउंट हुआ ना, इसको आप अगर कोई म्यूचुअल फंड में एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड लेके डेब्ट और इक्विटी दोनों को मिक्स करके 60-40 का रेशियो में अगर आप ये पैसा को वहाँ पे डाल के उसको SWP करोगे तो आपको मिनिमम मंथली 60-70,000 का आपका रिटर्न आता रहेगा और 60-70,000 से 80,000 तक भी आपका आ जाएगा और उसका वैल्यू भी डिप्रिशिएट नहीं होगा, वो जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, एप्रिसिएशन रहेगा उस पर। अगर SWP कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में अगर जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसलिए मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको हर एक डिटेल अच्छे से पता चल जाएगा और कौन सा म्यूचुअल फंड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं SWP के लिए और कौन सा प्रोपोर्शन में रहेगा वो सब भी आपको उसमें बता दूंगा। तो इस पे अब दोनों साइड आपका क्लियर हो गया कि आपको कौन सा डिसीजन कैसे लेना है। जैसे कि आप अगर एक चीज़ है कि अगर आपके पास बहुत सारे कॉर्पस अमाउंट है जो कि आप लोन बहुत ही मिनिमल अमाउंट लेके कर सकते हो तो ही आप और वो जो हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो उसके साथ लैंड एसोसिएटेड है, मेरे हिसाब से आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपके पास उतना कॉर्पस है जो कि आपको मे बी 10% 20% का लोन के जो टोटल हाउसिंग अमाउंट होगा उतना लोन लेके बाकी मैनेज कर सकते हो तो आप बाय के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास कम अमाउंट है और आप एक बड़ा लोन लेके करना चाहते हो तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आपको पे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और उससे अच्छा है कि आप 20 ईयर्स तक एक लोन हेडेक अपने सर पे लेके क्यों रहोगे। तो उससे अच्छा है कि आप रेंट पे चले जाओ और वो जो आपका जो सेविंग्स हो रहा है लमसम में और जो बच रहा है मंथली EMI से उसको अच्छे से मैनेज करके एक म्यूचुअल फंड में डाल दो जो कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न डालेगा एट द एंड।
10 ईयर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा, उसके बाद आप रियलाइज करोगे कि आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा था। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनल डिसीजन आपका ही है। आप अपने बेसिस पे वाइजली डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक घर खरीदने का डिसीजन बहुत बड़ा होता है। उसके साथ हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहुत और भी जिम्मेदारी और भी लोग एसोसिएटेड होते हैं। तो ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा। और कुछ पॉइंट्स है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर करूं और एक अच्छा चीज़ लेके आऊं आप लोगों के सामने।